नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि जो अपनी एनसीईआरटी की कुछ कमेंट आए थे कि सर एनसीईआरटी की क्लास है, उसको आप कंप्लीट ज़रूर करवा ले देना, मतलब जो आप लेके चल रहे हो उसको कंप्लीट। और बहुत से स्टूडेंटों के ये भी मैसेज आए कि सर एमसीक्यू कब करवाओगे? देखिए, ये 6th क्लास है, 6th क्लास के कोई मतलब ज़्यादा बड़े हम कह सकते हैं कि बड़े चैप्टर नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही 6th क्लास कंप्लीट होगी, ठीक है? तो मैं टोटल आपके 200 से 300 जो एमसीक्यू होते हैं, उनको कंप्लीट पूरा करवा दूँगा, ठीक है? ये ध्यान रखें। और एक-एक जो पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एनसीईआरटी करवाऊँगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज वाला चैप्टर है, वो जो साइंस मैथ से दे रहे हैं ना, एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप पीआरटी लेवल का दे रहे हो, ठीक है? उनके लिए तो वैसे ही यूज़फुल है और जो मतलब साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यूज़फुल है क्योंकि जो सेकंड लेवल से है और साथ के साथ अभी यूपी टेट, ठीक है? और जो सुपर टेट होगा, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान करके देखिए। और किसी भी प्रकार का कोई भी आपको समस्या आ रही है एनसीईआरटी में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बात रही कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि जो टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। ये 2-3 चीज़ें याद रखें और फिर भी उसके साथ भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो हमारे जो नंबर हैं, ठीक है? 94 135 65 222 उस पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइंस हमें ए टू जेड पढ़नी है। आपको पता है कि रेलवे की जो पोस्ट है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। जहां तक सुनने में आया कि लगभग 1.5 लाख की वैकेंसी इतनी कम निकाली थी, अब धीरे धीरे सरकार उस जो निकाली थी उसको दुगना करती है, लगभग 58,000 करती है। और उम्मीद है कि ये पोस्टें जैसे ही थोड़ा सा टाइम और लेगी, ये पोस्टें आपकी हो जाएगी, मान के चलिए लगभग 1 लाख के करीब, ठीक है? और 50,000 60,000 राजस्थान में आ रही है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अच्छी खासी पोस्टें हैं, बस तैयारी चाहिए इसके लिए। जी जान से तैयारी कर लीजिए। अब हम अपने क्लास में आते हैं, ठीक है? लाइन टू लाइन समझने की कोशिश कर दें। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? पहला आता है कि पदार्थों का पृथक्करण। पृथक्करण किसको कहते हैं? कोई भी वस्तु है, उसको अलग-अलग भागों में डिवाइडेशन करना, ठीक है? उसको टुकड़े कर देना या वो मिली हुई है तो उसको अलग कर देना, उसके लिए बहुत सारी विधियाँ होती हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? शुद्ध पदार्थ। हमें क्या चाहिए? शुद्धता की चाहिए। तो शुद्ध पदार्थ चाहिए तो उसके अलग-अलग होते हैं, ठीक है, तरीके। अब तरीके कौन-कौन से हैं? पहला है आपका हस्तचेन, ठीक है? दूसरा है आपका निःश्वासपन। अब निःश्वासपन क्या होता है कि वायु के जो झोंके होते हैं, उसमें क्या है, भारी और हल्की वस्तुओं को अलग किया जाता है, ठीक है? तालन आप जानते ही हैं। तालन में क्या होता है कि 2 पदार्थ होते हैं, 2 द्रव होते हैं, उनमें क्या है, एक का जो होता है आयतन कम होता है, एक का ज़्यादा होता है, तो वो बैठ जाते हैं। बाकी इनको डिटेल से आगे करेंगे। फिर आपका अवसाधन हो गया, निस्तारण हो गया। निस्तारण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो घुले हुए हैं, उनको अलग-अलग करना, ठीक है? निस्संदन में कुछ बड़े कण होते हैं, कुछ पदार्थों के कुछ छोटे कण होते हैं, उनको करना, ठीक है? उनके अवयवों को पृथक करने की ये क्या है, कुछ विधियाँ। अनाज में भूसा और पदार्थों को हस्तचयन द्वारा अलग किया जाता है। मतलब क्या है कि अपने तो ये पुरानी प्रचलित है और फिल्मों में हम देखते हैं और देसी भाषा में इसको बोलते हैं छड़ना, ठीक है? आपने देखा होगा कि एक बर्तन होता है, उसके अंदर मतलब थाली ले ली, ठीक है? उसमें क्या है, जैसे गेहूँ है, गेहूँ में क्या है कि कोई मिट्टी का कण हो गया या कोई और चीज़ होगी, उनको क्या हाथ द्वारा छुक के मतलब हाथ द्वारा क्या मतलब चयन करके उनको अलग कर देना, ठीक है? इसको क्या है, हस्त चयन बोलते हैं, ठीक है? अब भूसा अनाज के बाहरी बीजों को निःश्वासपन मैंने पहले ही बताया था ना, कि जो थ्रेशर होता है ना, थ्रेशर, ठीक है? जिन जो खेत में नहीं है उनको तो पता नहीं, पर अब जैसे गेहूँ काट लिया उसके बाद थ्रेशर द्वारा निकाला जाता है। वैसे तो आजकल तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी कंबाइन आ गई है, तो मतलब वो पुराने वाली विधियाँ हैं तो वो तो खत्म ही हो गई है, ठीक है? पर अधिकतर क्षेत्रों में थ्रेशर द्वारा ये निकाले जाते हैं, जैसे चना हो गया, मोठ हो गया, मूँग हो गया। तो यहाँ जो विधि काम में ली जाती है वो निःश्वासपन होती है, क्योंकि उसके अंदर पंखे लगे हुए होते हैं। और वैसे भी अगर क्या होता है कि जैसे अनाज निकाल लिया उसके बाद क्या है, मान लीजिए एक साइड में तो शुद्ध अनाज आ गया, ठीक है? एक साइड में क्या होता है, उसमें अंदर कचरा होता है। फिर क्या होते हैं कि अपने देसी भाषा के अंदर एक बर्तन होता है जिसको छाल्ला बोलते हैं। ये राजस्थानी शब्द है, ये भी याद रखें, रीट में काम आता है। इसको छाल्ला बोलते हैं। इसके द्वारा ऊंचा करके मतलब हवा होती है ना, हवा के विपरीत दिशा में लहराया जाता है, जिससे क्या होता है, अनाज एक साइड में हो जाता है और कचरा एक साइड में हो जाता है, ठीक है? इसके बाद किसी मिश्रण कणों को अमाप के अंतर के उपयोग में चालन तथा निस्संदन। अब जैसे चालन है ना, चालन, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक दो चीज आपको याद रखनी है। भी निस जो है,
चालन क्या होता है कि अमाप मतलब अलग अलग माप के कण होते हैं, ठीक है। उनको दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या है कि छलनियां होती है, ठीक है, जैसे छलनियां होती है उनके क्या होते हैं इस प्रकार के, क्या होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब उसमें छानने होते हैं, बेज होते हैं, इसके अंदर क्या छाना जाता है, या हम कह सकते हैं इसका छोटा अगर घर पे उदाहरण देखें, ठीक है, घर पे उदाहरण देखें तो आटा जब गूंथा जाता है तो उससे पहले क्या है, ये विधि क्या है काम में ली जाती है, ये चालन विधि क्या है काम में ली जाती है। आपने भी देखा होगा कि आटे के अंदर से क्या है कि थोड़ा बहुत कचरा होता है उसको क्या है साइड कर दिया जाता है, उसको क्या है साइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ आज एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा मैं, जो पहले दिन हमने शुरू की थी, ठीक है। इसके बाद क्या है, रेत और जल के मिश्रण को रेत के बाहरी कण तली में बैठ जाते हैं और उसको बोलते हैं निस्तारण विधि बोलते हैं। जब कोई पदार्थ होता है तरल अवस्था के अंदर, ठीक है, या हम कह सकते हैं तरल पदार्थों के अंदर कोई दो तीन पदार्थें घुली घुली हुई होती है तो उनको छोड़ दिया जाता है, तो वो शांत होके तली के अंदर बैठ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं निस्तारण, ठीक है। और राजस्थानी भाषा में इन बोले नितरनो, राजस्थानी भाषा में बोले इन नितरनो, ठीक है। और फिटकरी का भी उपयोग किया जाता है इसके लिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है आपको। इसके साथ द्रव तथा उसमें अविलीय पदार्थों के अवयवों को निश्चय नंदन उपयोग, निश्चय नंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। अब बोल रहे हैं कि द्रव मतलब द्रव पदार्थ है, जैसे जल हो गया, ठीक है। अब जल के अंदर क्या है, आपने पत्थर के कंकड़ रख दिए या कंकड़ है पहले से पत्थर, तो क्या वो शांत होगा, ठीक है। तो उसको क्या निश्चय नंदन, यानी आप उसको एक जाली लगा के भी छान के अलग कर सकते हो। जो जाली लगा के छान के अलग करते हैं ना पानी, आपने बोले ना न्यातनों छान लिया, मतलब बहुत ही बारीक छलनी होती है, ठीक है, या कपड़े द्वारा मतलब ये छाना जाता है, मतलब पानी को उडेला जाता है एक बर्तन से दूसरे बर्तन, ठीक है, उसको निश्चय नंदन बोलते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन। अब ये विधि क्यों काम में आती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वाष्पन क्यों काम में आते हैं, वाष्पन के दो तीन प्रयोग है, ठीक है। किसी उसी वाष्प में परिवर्तन, अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे आपने क्या है यहाँ पे खारा पानी है, अब इसको धूप के अंदर छोड़ दिया तो वाष्पन द्वारा जल तो चला जाएगा और यहाँ क्या है आपका NaCl बच जाएगा, यानी नमक हो जाएगा। ये विधि क्या होती है, जैसे नमक बनाने की विधि है, ये कौन सी है, वाष्पन विधि है। वाष्पन विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब है जैसे पानी है, ठीक है, अब पानी के अंदर आपने मान लीजिए कुछ छोटे छोटे मिट्टी के कण है, ठीक है, आपको सिर्फ मिट्टी के कण निकालने हैं, तो इनको गर्म करेंगे, ये तो जल तो वाष्प बन के ऊपर उठ जाएगा, जल तो क्या है आपका वाष्प बन के क्या है ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये कण आपके यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको क्लास है वो पसंद आ रही होगी। इसके साथ के साथ हम आगे चलते हैं। इसमें किसी विलयन में कोई पदार्थ अधिक न घुल सके वह पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। ये क्या होता है, संतृप्त विलयन, आपको पता होना चाहिए। संतृप्त विलयन क्या होता है, एक होता है संतृप्त, ठीक है, और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त होता है कि अब मान लीजिए एक आपने पानी ले लिया और पानी के अंदर आप चीनी या नमक घुला, मतलब उसके अंदर आप डाल रहे हो और वो घुल रहा है, तो एक सीमा आएगी, तब उसके बाद क्या है वो घुलना बंद हो जाएगा, मतलब इतना गाढ़ा हो जाएगा, या मतलब वो जो अभिक्रिया है, ठीक है, वो होनी बंद हो जाएगी। तो वो होता है वहां तक क्या होता है संतृप्त होता है। अब याद रखें कि उसको गर्म करने के बाद क्या है, अधिक कोई भी पदार्थ है ना, एक अपने भी देखा है, जैसे ठंडे पानी के अंदर चीनी की चाशनी नहीं बनती है, बहुत ही मतलब मुश्किल से बने, अगर पानी गर्म है तो चीनी उसके अंदर जल्दी घुल जाएगी, ठीक है। इसका कारण क्या होता है कि गर्म होने के बाद, कारण बता देता हूं मैं, गर्म होने के बाद क्या होता है, जो गति होती है ना, यानी अणु गति हो जाती है, वो क्या है बढ़ जाती है, अणुगति क्या है बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है। भाई कोई भी पदार्थ है उसको अगर हम गर्म करेंगे, याद रखिए कोई भी पदार्थ हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, वो गर्म हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उसकी गति क्या है बढ़ जाएगी। अपने भी बोलते हैं ना, कई बार गुस्सा हो जाते, कुछ लड़ाइयां हो जाती कि यार इत तो गर्म ना हो, तो गर्म होने के बाद क्या है गतियां क्या है बढ़ जाती है। तो सभी को गुड आफ्टरनून भी, ठीक है। जल विलीय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं, बोलता जल होता है ना, ठीक है, विलीय के पदार्थों की विभिन्न मात्राएं क्या है, बोलता भी अलग, जल के अंदर क्या अलग अलग कैपेसिटी होती है घुलने की, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कितनी किसकी होती है। अब ये देखिए, हस्तयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों को, पत्थर को या भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये अच्छा है कि डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या है थ्रेसिंग कहते हैं। अब थ्रेसिंग होता है ना, अपने थ्रेसर होता है, ठीक है,
मान लो थ्रेसर किसी ने देखा नहीं है तो आपको बता देता हूँ मैं कि बनाना तो ये मेरे लिए, ठीक है। ये इसके टायर हो गए भी यार, ये पीछे की साइड होता है। यहाँ पे क्या है, मान लो ये भूसा मान लो होता है ना अनाज, उसको डाला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए आपका ट्रैक्टर है, ये चलता है तो क्या इसके अंदर डंडियां लगी हुई थी, उसके अंदर क्या ये पीटा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पीटा जाता है। तो क्या है, इसके अंदर जालियां भी लगी हुई होती है। तब क्या हो जाता है, उनका अलग अलग क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है, ठीक है। किसी मिश्रण के अवयव को वायु के उपयोग पृथक करने की विधि को क्या बोलते हैं, निस्वाष्पन। क्या बोलते हैं, निस्वाष्पन। यानी वायु द्वारा हवा के अंदर मतलब लहरा के हम कह सकते हैं भी बड़े कण है वो तो नजदीक पड़ जाएंगे, भारी है, और छोटे वो आगे चले जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, निस्वाष्पन, ठीक है। ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। वायु के झोंके द्वारा मिश्रण को भारी हल्के कणों को पृथक किया जा सकता है, ठीक है। भाई आपने देसी भाषा में बोलना तो राजस्थानी के अंदर है, ठीक है। आज की चीज इमा की चीज है मां, भाई आपने बोलना क्या, पीसणो कर लियो, देसी भाषा में बोले पीसणो कर लो। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट बोल सुन रहे हैं उनको बता देता हूँ कि जो गेहूं होता है ना, जैसे पैक होके आता है मंडी से, अनाज मंडी से, तो वो थोड़ा शुद्ध नहीं होता है, तो उसको वायु के झोंकों द्वारा मतलब लहराया जाता है, जिससे कि उसमें हल्के जो अशुद्धि होती है वो आगे चली जाती है, ठीक है। मिश्रण जल में मिलाते भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं, ठीक है। और अवसाधन इसका दूसरा नाम नितरना भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या है, नितरना, सॉरी नितरना भी बोलते हैं। और अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, ठीक है, मिट्टी सहित उडेलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, निस्तारण बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्या है, मिट्टी सहित उडेलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी जीडी के अंदर, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। किसी को विश्वास नहीं भी हुआ था कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एसएससी जीडी है उसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं और ये है इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जल में यदि कोई पदार्थ घोला जाए तो वह एक सीमा तक घुलेगा, इसके बाद घुलना बंद हो जाएगा। विलयन को, अब ऐसा विलयन जहां पे घुलना समाप्त हो जाता है, मतलब एक सीमा तक घुलता रहता है ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त। और घुलना बंद हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त। तो क्या बोलेंगे, असंतृप्त। अब संतृप्त, असंतृप्त होता है उसको कैसे संतृप्त बनाया जा सकता है, तो उसको गर्म करके बनाया जा सकता है। ये छोटी सी चीज है, इसको आप याद जरूर रखें, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस, अगला चैप्टर करते हैं। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। अभी भी आपके पास, अभी भी आपके पास क्या है, जो अगर वो नहीं है आपके पास, मतलब कहने का मतलब है कि अगर बुक नहीं है तो आप रियल स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करें। उसके अंदर आप पहले जो है ई बुक के अंदर जाओगे, स्टार्टिंग में क्लिक करोगे, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, क्लिक कर दोगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्लिक करते ही अब 6 क्लास पे आप करोगे तो इस प्रकार आपकी पीडीएफ है वो खुल जाएगी, ठीक है। फोन के अंदर के आपको एकदम सही दिखाई देगा, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की वजह से ये थोड़ी क्लियरिटी कम आ रही है, ठीक है। और ये मैंने पहले दिन आपसे बात की थी कि इसका दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मैं चाहता तो सीधा एनसीईआरटी यहाँ से करवा सकता था, पर यहाँ पे क्या आपको समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे एक एक शब्द दिए हुए हैं, जैसे ये संगठकों इस प्रकार दिया हुआ है, तो ये आपकी समझ में आना नहीं यहाँ से, ठीक है। इसमें क्या है कि एनसीईआरटी के करके आपको भी पता है नई शिक्षण विधि है वो छात्र द्वारा क्रिया करने पे डिपेंड करती है, भी करके सीखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्रियाकलाप ही क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप होता अच्छा है, क्लास के लिए बहुत अच्छी बात है, क्लास के लिए क्या है, ये बहुत अच्छी बात है। पर अब जैसे आपके लिए क्या है, पढ़ो तब ये मतलब कोई इतना अच्छा नहीं है, तब मैंने ये बोला है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। इस वजह से मैंने ये बोल दिया है भी आप रियल स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड करें, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी ये बुक सारी की सारी आपको एकदम फ्री के अंदर मिल रही है। अब हम अपने मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा आपको पता ही है, अगला चैप्टर है अपना कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ठीक है। अब पहले तो होता है अपने चारों ओर के परिवर्तन, उसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का भी, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसको उत्क्रमित परिवर्तन बोल सकते हैं, ठीक है, या उत्क्रमणीय परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोल सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपके हर एग्जाम के अंदर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनमें तो खास इसकी भूमिका रहती है, चाहे आपका एलडीसी का एग्जाम हो, पटवार का हो, वीडियो का हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 शब्द है उनको याद रखना है आपको, और बाकी जो इनका लेवल है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा। अभी तो हम 6 क्लास में आपको बताइए, उसके बाद जैसे हम 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th तक पहुंचेंगे, तब तक आपकी बड़ी-बड़ी जो साइंस की एनसीईआरटी है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं, उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। अब आप बताइए भी, उत्क्रमित किसको बोलते हैं? उत्क्रमित, कुछ उत्क्रमित होते हैं, कुछ अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो उत्क्रमित ध्यान रखें कि उत्क्रमित जो परिवर्तन है, ठीक है, इसको कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। इसको क्या बोलते हैं हम? भौतिक परिवर्तन। ध्यान रखें, उत्क्रमित परिवर्तन है, इसको कौन सा बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक तो समझ ही गए होंगे। फिर भौतिक का मतलब जो फिजिकली रूप से चेंज होती तो है, पर बाद में क्या है, वापस उसी रूप में हम उसको लेके आ सकते हैं। उसी रूप में हम क्या है उसको लेके आ सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बर्फ का पिघलना, बर्फ का जलना, ठीक है, मिट्टी के खिलौने बनाना या मिट्टी को वापिस मतलब अपने कह सकते हैं वापिस मिट्टी बनाना, ये चीजें हैं, ये कौन सी होती है? ये किसके अंतर्गत आती है? आपकी उत्क्रमित परिवर्तन के अंदर। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पे ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ को जो आप गर्म करें, गर्म करोगे ना पदार्थ को, तो उसको चेंज चेंज हो जाता है, पर वो दोनों प्रकार से चेंज हो सकता है। यानी उसमें भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है और रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। भौतिक परिवर्तन कैसे? भौतिक तो ये मान लीजिए पानी को गर्म किया, वाष्प बन गई, तो ये तो उसका भौतिक परिवर्तन हो गया। अब मान लीजिए, अब आप कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आपने जला दिया, ठीक है, तो वो रासायनिक हो गया। अब उस धुएं से और नीचे बचे कार्बन से वापस प्लास्टिक नहीं बन सकता। तो याद रखें कि कोई भी पदार्थ है उसको गर्म करते हैं। अब जैसे रोटी बना रहे हैं, जैसे गिल्ली रोटी थी, उसको क्या है, हमने तवे पे रख दिया तो वो क्या है, रोटी बन गई। अब उस रोटी से हम आटा नहीं बना सकते, उस रोटी से क्या वापिस हम आटा नहीं बना सकते हैं। तो दिमाग में बिठा ले, भौतिक परिवर्तन और जो रासायनिक परिवर्तन है वो गर्म होने से ये दोनों प्रक्रियाएं हो सकती है। या सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी पदार्थ को गर्म करने से उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक होता है या रासायनिक होता है या दोनों होते हैं? तो याद रखना है, इस प्रकार के जो अगर पूछ लिए तो उसमें क्या होते हैं, दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है। उत्क्रमित परिवर्तन किए जाए, मतलब अब उत्क्रमणीय मैंने बता दिया, अभी भौतिक परिवर्तन है, जैसे बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना, ये क्या है, उत्क्रमित परिवर्तन है। क्या है ये? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे नमक का पानी में घुलना, गुब्बारे में फूलना, कागज को मोड़कर हवाई जहाज बनाना, ये तो आपने बहुत किया होगा छोटी क्लास में। अब ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या ऐसे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी ये दो जो अभी करके आए सारे के सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है। और ये तो भौतिक परिवर्तन एकदम बिल्कुल इजी है। 10वीं क्लास तक आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है, ये चैप्टर चलता रहता है। तो आगे से आगे हम जैसे जाते हैं, इसका क्या है, लेवल क्या है, हार्ड हो जाता है। ऐसे परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, यानी मैं बता चुका हूँ, वे वापस अपने क्या है, मूल अवस्था के अंदर हम नहीं ला सकते हैं। मूल अवस्था के अंदर क्या है, उन्हें नहीं ला सकते हैं। या हम कह सकते हैं जो मूल था, मूल पदार्थ था, उसमें उस मतलब वापस मूल पदार्थ नहीं बना सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? दूसरा नाम है इसका रासायनिक परिवर्तन। दूसरा नाम क्या है इसका? रासायनिक परिवर्तन। अब दूध से दही तो बन सकता है, पर दही से दूध नहीं बनेगा। इसी प्रकार अंडे से, अंडे को उबाल रहे हैं, कोई आमलेट बना रहा है, एक दो और रेसिपीज होते हैं जैसे, तो उनसे वापिस अंडा नहीं बनाया जा सकता है। दूध से पनीर बनाया जा सकता है, पनीर से दूध नहीं। कली से फूल होता है, पर फूल से कली नहीं बनती है। ठीक है। लकड़ी की राख बन सकती है, पर राख से लकड़ी नहीं बनती है। दही से लस्सी बन सकती है, पर लस्सी से दही नहीं बनता है। अनुत्क्रमित परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, इंपॉर्टेंट यही है। उत्क्रमित परिवर्तित होते हैं, सॉरी, अनुत्क्रमित परिवर्तित होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनको क्या है, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये एकदम ए टू जेड आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन पदार्थ जिनके भौतिक गुण जैसे रंग, गंध, अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन में रंग भी बदल सकता है, गंध भी बदल सकती है और अवस्था भी बदल सकती है। पर रासायनिक परिवर्तन, सॉरी, रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उसमें क्या होते हैं, उसमें रासायनिक गुण बदलते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन में सिर्फ भौतिक होते हैं ना, भौतिक स्थितियां बदलती है।
भौतिक स्थितियां बदलती है, ठीक है, लकड़ी की राख, दूध से दही, ये चीजें थी, ठीक है। तो ये आपके आज क्या है, 2 चैप्टर पूरे हो गए हैं अभी। तो उम्मीद है कि ये दोनों चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर छोटी-छोटी क्लासें हो रही है। देखिए छोटी-छोटी तो हो रही है, पर अब जैसे अगला चैप्टर है उसका पीपीटी रेडी है, उसकी पीपीटी रेडी है, पर मैं इसके साथ नहीं कराऊँगा क्योंकि ये जो है आपका क्या है, बायोलॉजी के अंदर आ गया। ये चैप्टर है आपका बायोलॉजी के अंदर आ गया। अब बायोलॉजी भी अलग होती है, ठीक है? तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि जो बाकी स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी साइंस पढ़ना चाहते हैं, और ये दिमाग में बिठा लेना कि एनसीईआरटी चाहे साइंस हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, कोई भी, चाहे ज्योग्राफी हो, वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, कुछ एक एग्जाम होते हैं जिनमें आपको नहीं पढ़नी पड़ती है, बाकी साइंस तो साइंस हो गई, वो तो साइंस तो लगभग आपके लिए क्या है, अनिवार्य ही है, हर जगह अनिवार्य है। तो साइंस आप वो नया करें, क्या बोले, साइंस ना करें, मतलब कहने का मतलब है साइंस को इग्नोर नहीं करें, बल्कि ये नहीं कह रहा अभी साइंस को, टॉपिक को नहीं करें। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कोई भी समस्या है तो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने नंबर दिए हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। बात रही कि आपको ये पीपीटी मतलब जो पीडीएफ है वो कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप जो टेलीग्राम का लिंक दिया उसके अंदर आप टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। उम्मीद है कि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और शाम को जो क्लासें होती है साइकोलॉजी और इनकी, वो ज़रूर अटेंड करें, अभी जीके की क्लास भी होती है। ठीक है?